कि तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं, और मोहब्बत प्यार की दो चार गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं, मोहब्बत प्यार की दो चार गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। हाजिर हुआ हूं सदर मोहतरम बहुत ही इज्जत माबाली जनाब शमसी साहब, सुल्तान शमसी साहब तशरीफ रखते हैं। उनसे मेरी मुलाकात मुशायरे में हुई है। आज मेरी खुशनसीबी है कि उनकी सदारत में आपकी खिदमत का मौका मिला है। खासतौर से अनवर साहब का ये कमाल कि सभी शायरों को उन्होंने उनकी गुजारिश पे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से बाहर से भी तशरीफ लाए हैं। मैं तो उनके एक हुक्म से हाजिर हो गया हूँ। मन्नान फराज साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त, उनका हुक्म हुआ, मैं हाजिर हो गया हूँ। मुलाजा फरमाए, एक चार मिसरे तारुफ के अपने सुना दूं मैं आपका अपना तारुफ कि मैं झंझट हूं, मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। फैज भाई के साथ भी यही है। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। क्या कहने हैं। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। क्या बात है, क्या कहने हैं। सुना है कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। और साहब लंबी फहरिस्त सबको हुक्म हुआ है शायरों को कि कम, बहुत ही ताकीद से बहुत कम पढ़ना है। ऐसी एक मुशायरे में मैं भी हाजिर था, वहाँ पे भी बहुत सारे शायर थे। उनसे कहा गया शायरों से कि भाई बहुत ही मुख्तसर पढ़ना है, एक गज़ल से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन साहब उसके बावजूद एक साहब हुए, इंटरनेशनल मुशायरा था, बाहर से आए हुए थे और उनको पहली बार माइक मिला और वो खड़े हो गए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। हटाए नहीं हटे और लोगों ने बड़ी कोशिश की उसे हटाने की, लेकिन पूरी उन्होंने 1 घंटा। अब मुलाजा फरमाए, एक जुमला पास हुआ पिंडाल के अंदर से, जब वो नहीं हट रहे थे तो वो जुमला मैंने सुना। अब मुलाजा फरमाए चार मिसरे कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, शमीम साहब, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। क्या बात, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और उसके बावजूद एसडीएम साहब के भतीजे थे, शायर नहीं थे। उन्होंने कहा कि साहब मेरा भतीजा पढ़ना चाहता है, शायर नहीं था। उसने कहा चलिए साहब एसडीएम साहब का हुक्म है, तो उनको इजाजत दे दी कि वो शायर नहीं था। तो उसने किसी की गजल लेके एक कागज पे लिख लिया, पूरे दिन तक उसे याद की, कुछ याद हो गई। उसने सोचा कि कहीं भूलूंगा तो पर्चा निकाल लूंगा, इस उम्मीद के साथ वो पैंट में पर्चा रख दिया। इत्तेफाक देखें जब वो कपड़े बदल के आया तो पर्चा उसी पैंट में रह गया जो घर उतार के आया था। उसे ये भरोसा कि शायद मेरी पैंट में है। अब मैं उस मुशायरे में था, नाज़िम मुशायरा ने उसका नाम बुलाया और वो खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मतले का मिसरा उला पढ़ा, पहला मिसरा पहली पंक्ति पढ़ी, उसके बाद दूसरी पंक्ति वो भूल गया, दूसरी लाइन भूल गया। अब वो पर्चा तलाश, अब क्या कैफियत थी मुलाजा फरमाए। एकदम आया स्टेज पर, आके उसने पहला मिसरा पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात, क्या कहने जनाब। मैं हाजिर हुआ हूं और मैं जहां भी जाता हूं कोई ना कोई झंझट हो जाता है मेरे साथ। जब मैं दरभंगा उतरा तो स्टेशन पे मैं बाहर निकला तो एक बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी। जैसे ही यहाँ से आगे से गुजरी तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ था। अक्सर गाड़ियों के पीछे कुछ ना कुछ लिखा होता है। उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, सावन को आने दो।
सावन को। मैं सोचा अच्छी गाड़ी है, एक स्लोगन उसके पीछे लिखा है सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था कि एकदम पीछे से ट्रक आया बड़ा तेजी के साथ और उस पर टक्कर मार दी। जैसे टक्कर मारी तो मैंने ट्रक के पीछे देखा, ट्रक के पीछे लिखा था आया सावन झूम के। क्या कहने भाई, क्या हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो दोस्तों, झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो दोस्तों, झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। अल्लाह के वास्ते यहाँ झंझट मत फंसाइएगा, कलाम पर यहाँ झंझट नहीं फंसाइएगा। मैं बड़ा तवील सफर करके हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। उत्तराखंड रुड़की से तशरीफ लाऊं, कलियर शरीफ से। और मेरी हालत ये रही कि मैं एक बार और दूर का सफर किया था पटना। पटना जब मैं आया था तो मुझे आदत सी हो गई, खैर यहाँ दरभंगा में मोहब्बत वाले इतने थे, अनवर कमाल साहब ने बड़ी खिदमत की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी थकान को उसने बहुत ही खिदमत के साथ खत्म की। हुआ ये कि साहब मैं पटना पहुंचा तो मेरे उस्ताद ने बताया था कि आप पहली बार सफर में जा रहे हैं तो हर एक से मालूम कर लेना कि पटना आ गया नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैं चलता रहा लेकिन सबसे पूछा कि नहीं अभी रुक जाइए। फिर पूछा, पटना उतरने के बाद भी मैंने कंफर्म करना चाहा कि मैं सही उतर गया। उन्होंने तो एक मोहतरमा से मैंने पूछ लिया कि पटना यही है क्या। अब मुलादा फरमाए 4 मिसरे वहां से हुए थे कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। क्या कहने हैं भाई, क्या कहने भाई। जोरदार तालियों से भाई, पीछे के लोग भी हजरात जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल करें। और यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, बहुत। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। और अब देखिए साहब मेरी साथ ये मजबूरी के मैं फिर बता लूं, कहीं ना कहीं झंझट हो जाता है। एक मुशायरे में एक मंत्री जी बैठे हुए थे। मंत्री जी ने मुशायरे का कोई शौक नहीं था, जब इतनी पब्लिक देखी तो उन्होंने लुभाने का एक अनाउंस कर दिया खड़े होके उत्तराखंड में। वो जब अनाउंस किया तो देखिए उन्होंने क्या अनाउंस किया, उसे 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत भाई। तालियों से भाई, एक बार फिर तालियों से उनका। अब देखिए साहब एक मौलाना से मैं देवबंद के गया मुशायरे के हवाले से, तो एक दोस्त मौलवियत कर रहे थे, मेरे दोस्त थे, वो स्टूडेंट थे। मैंने सोचा मेरे दोस्त थे तो एक मसला मेरे सामने था कि वजू किस किस तरीके से टूट जाती है। उन्होंने अच्छा वजू का मुझे पता था कि किस किस तरीके से टूट जाती है, ज़्यादा आराम करने से, लेटने से, नींद लेने से वजू टूट जाती है, और भी तरीके हैं वजू। लेकिन एक मसला था कि अगर मैंने पूछा मौलाना अगर मैं वजू से हूँ और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी। मैं वजू से हूं और किसी गैर औरत के अगर हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी। तो मौलाना बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। अच्छा उसके बाद एक और मस्जिद में यह अनाउंस हुआ कि साहब वो जो जमात आई हुई थी, अमीर जमात ने यह अनाउंस करा, एक छोटे से लड़के को जिम्मेदारी दे दी। अपने जमात के लड़के से छोटा था, उसे नहीं देनी चाहिए थी, फिर भी कहा कि आपको एक जिम्मेदारी लेनी है कि नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको ये खड़े होकर कहना है कि हजरात, सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब लड़का छोटा था, उन्होंने एक बार बात तो सुन ली लेकिन उसके याद नहीं हुई, तो उसने हिम्मत करके फिर भी अमीर जमात से पूछ लिया कि हजरत एक बार और बता दीजिए। बेटे मैंने ये कहा है कि अगर सभी हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी।
वो साहब उसने सुन लिया, लेकिन वो फिर भूल सा गया, तो उसने नमाज के बाद वो नमाज अदा हुई नहीं हुई, रुकू में भी ये याद करता रहा, सजदे में भी ये याद करता रहा। अब हुआ ये कि साहब वो जैसी नमाज मुकम्मल हुई एकदम खड़ा होके बोला, हजरात सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब इमाम साहब सोचने लगे मैंने क्या कर दिया है। दाढ़ी अगर नहीं है, 4 मिसरे मुलाजा फरमाए, पता पेश कर रहा हूं कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी हो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। ये लॉकडाउन में हालत ये रही शायरों की कि घर में उनको बीवी के साथ रहना पड़ गया, सफर में उनकी जान बची रहती थी, और सफर के बाद जब वो ज्यादा वक्त उनका बीवी के साथ गुजरा तो बहुत सी बातें सुनने को मिली। मेरी साथ भी यही हुआ कि एक बहस के दौरान मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, जितना तेरे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब है। तो ये बातें सुनने को मिली, तो साहब उसमें मैं उसके बाद भी उसको लुभाने के लिए उसके 4 मिसरे उसकी शान में कहे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, एक कता मुलाजा फरमा ले, उनको मैंने लुभाने के लिए उनकी मोहब्बत में 4 मिसरे करे। सदर मोहतरम कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। क्या कहने, क्या कहने, अरे क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। हालत ये उत्तराखंड की के मेहमान की मेहमान नवाजी बंद हो गई। एक मेहमान तो मेरे यहाँ आके इतने अटक गए कि 15-20 दिन तक मेरे रहे, लॉकडाउन में निकलने नहीं दिया, गोश्त की पे पाबंदी लग गई उनको। मैंने भी एक परचून की प्रोविजन स्टोर खोल लिया। मैं क्या करता, मैंने भी उनसे दाल से खिदमत करनी शुरू करी, मसूरी की दाल, उड़द की दाल, वो मूंग की दाल, चने की दाल, और ये दाल और वो दाल, मैंने दाल 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 दाल। अब हुआ ये कि साहब कलियर शरीफ का मेला आने वाला था, 12 रबी अव्वल को, बड़ी रोशनी होती है। हमें मालूम नहीं था कि आज चांद की क्या तारीख है। हम कंफर्म कर रहे थे, मेरे वालिद बैठे थे, मेरे चचा बैठे हुए थे, मेरे बड़े भाई बैठे हुए थे, हम सब बात, कोई कुछ बता रहा था चांद की तारीख, कोई कुछ बता रहा था। जब दाल खाते हुए 15 दिन हो गए मेहमान को, तो हम मेहमान से मुखातिब हुए। हमने सोचा मेहमान को शायद चांद की तारीख पता हो। मैंने कहा हजरत कि जी, मैंने कहा चांद की क्या तारीख है आज? कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ आज दाल की 14 है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब वो चले गए, नई गोश्त से खिदमत हुई तो मुझे फायदा नजर आया कि गोश्त से क्या फायदा बंद होने से। मुलाजा फरमाए 4 मिसरे कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान क्या बात, क्या कहने। अच्छा हकला वाला कर दिया, हकला वाला। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। उसके बावजूद मैंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं, तो मेहमान की खिदमत करनी चाहिए। मेरा एकदम ध्यान गया और नजर गई अंडे पे। अंडा करी से भी खिदमत की जा सकती है। मैंने यार अंडे तो मिलते हैं, मैंने फिर भी एक अंडे मंगा के अंडा करी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वाइफ से बनवाई और मेहमान को खुश करने के इरादे से उनके सामने पेश की। अब इत्तफाक देखें मेरी किस्मत, मेरी बदनसीबी कि वो अंडा करी को देख के उनके तेवर बदल गए। या तो उनको एसिडिटी बनती थी या परहेज था, डॉक्टर ने मना कर रखा था। उन्होंने अंडा करी को देख के नाक चढ़ाई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब यहाँ से 4 मिसरे सुन ले, मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात।
झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। क्या बोले बस क्या बहुत